हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो क्या आप जानते हैं कि अहिंसा और सत्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानने वाला जैन धर्म भारत की संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित कर चुका है। आइए आज हम पूरे डिटेल से जानेंगे जैन धर्म का इतिहास, महावीर स्वामी का जीवन, मुख्य सिद्धांत और भारतीय समाज में इसका योगदान। चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रिलीजन है इंडिया का। बुद्धिज़्म के साथ साथ लगभग ये स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना धर्म है। इसकी जो बेसिस है ये नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, मतलब कि अहिंसा, यानी कि हमें किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना चाहिए। ट्रुथ यानी कि सत्य, और रिनंसिएशन यानी कि त्याग, इन तीन चीज़ों पर यह धर्म बेस्ड है। इट एमर्ज अराउंड 6th century BCE, यानी कि वही लगभग बुद्धिज़्म के साथ साथ ही ये एमर्ज हुआ, पैरेलल टू बुद्धिज़्म, देखिए लिखा भी हुआ है। आगे देखते हैं। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो जैनिज़्म के अकॉर्डिंग इनका कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं था, डज नॉट हैव एनी सिंगल फाउंडर। तो इनके अकॉर्डिंग इनके 24 तीर्थंकर थे, यानी तीर्थंकर यानी कि स्पिरिचुअल लीडर्स। तो इनके पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और 24वें और लास्ट तीर्थंकर जो इनके थे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसमें, उनका नाम था वर्धमान महावीर। तो अगर बात करें तो इनके जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से ऋषभदेव सबसे पहले थे और महावीर सबसे लास्ट थे। और विष्णु पुराण और भगवत पुराण की बात करें तो जो ऋषभदेव थे इनको विष्णु पुराण और भगवत ऋषभदेव जो थे इनको विष्णु पुराण और भगवत पुराण में नारायण का अवतार भी बताया गया है। और इनके जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अष्टनेमी हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है ये ऋग्वेद में भी पाया जाता है। अब हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ की बात करें तो केवल इनके 23rd तीर्थंकर और 24th तीर्थंकर का हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ है। बाकी किसी भी इनके तीर्थंकर का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इनके जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24th जैसे मैंने अभी बताया महावीर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हमारे पास हिस्टोरिकल किन किन तीर्थंकर का प्रूफ है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23rd एंड 24th, यानी कि पार्श्वनाथ और महावीर। आगे देखते हैं। अब महावीर स्वामी यानी कि महावीर तीर्थंकर की बात करें तो इनका जो बर्थ है वो कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार के पास है, 540 BC में। और इनका जो था वो जनात्रिक क्षत्रिय ट्राइब के अंदर थे, जो कि वज्जी, ये वज्जी लिखा हुआ है, वज्जी किंगडम के अंडर जो आता था। अब इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, इनकी मदर का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली किंग चेटक की बहन थी। अब महावीर स्वामी जो थे वो बिंबिसार से भी रिलेटेड थे। अब बिंबिसार से कैसे रिलेटेड थे, तो इनकी मदर जो त्रिशला थी वो वैशाली के किंग चेटक की बहन थी, जबकि बिंबिसार की जो वाइफ की बात करें तो वो वैशाली किंग चेटक की बेटी थी। तो इस तरह से ये बिंबिसार के साथ भी रिलेटेड थे। आगे बात करें तो इनकी जो शादी है वो यशोदा से हुई, जिससे इन्हें एक पुत्री, ये इसका पुत्री का नाम था अनुंजा, नाम था अनुंजा प्रियदर्शनी, प्राप्त हुई, जिनके हस्बैंड जमाली जो थे वो बने पहले डिसिपल महावीर के। और 30 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, पूरी वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया और एसेटिक यानी कि एक योगी की तरह इन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। और 42 साल की उम्र में इन्होंने कैवल्य यानी कि सुप्रीम नॉलेज हासिल कर ली एक साल ट्री के नीचे एट जंबिक ग्राम में इन्होंने एक साल ट्री के नीचे कैवल्य हासिल कर लिया। और जो जंबिक ग्राम था ये रिजुपालिका नदी के किनारे था। इन्होंने 30 साल तक प्रीचिंग दी अपनी, और इन्होंने पावपुरी बिहार में 468 BC एट एज ऑफ 72 इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। आगे देखते हैं। अब जैन धर्म की कोर टीचिंग्स की बात अगर करें तो महावीर के अकॉर्डिंग 5 ग्रेट टीचिंग्स थी इनकी। 5 महाव्रत थे, जिनमें से पहला था अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सेकंड था सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा था अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग यानी कि कुछ भी चुराना नहीं है, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। चौथा जो था वो ब्रह्मचर्य था यानी कि सेलिबेसी। और पांचवा था अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन, किसी भी चीज़ को पजेस करके नहीं रखना है। आगे देखते हैं। अब डॉक्ट्रिन्स की बात करें
तो डॉक्ट्रिन्स की बात अगर करते हैं तो इनकी जैन धर्म की 3 डॉक्ट्रिन्स हैं, यानी कि पहली है सम्यक श्रद्धा यानी कि राइट फेथ, सेकेंड है सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, और थर्ड जो है वो है सम्यक कर्म यानी कि राइट, ये गलत लिखा हुआ है, ये राइट नॉलेज नहीं होगा, सम्यक कर्म का मतलब राइट एक्शन, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राइट एक्शन होगा इसका। अब प्रिंसिपल की बात करें तो जैनिज़्म ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। जैनिज़्म में ये मेन प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं ये महावीर के दिए हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया, इन्होंने कर्म पर बिलीव किया और सोल पर बिलीव किया। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे इन्होंने ध्यान दिया कि मतलब जो आत्मा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है उसका। और इन्होंने एक ग्रेट एम्फेसिस दिया इक्वलिटी पर। बुद्ध धर्म के तरह ही जैन धर्म ने भी इक्वलिटी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। अब देखा जाए तो इन दोनों धर्मों के उदय का भी एक यही रीज़न था कि जैसा वैदिक एरा में चला आ रहा था, पहले तो जो रूट वैदिक जो ज्ञान था हमारा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पर होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये व्यवस्था बदलती चली गई, ये जातिगत आधारित होती गई, तो उसी ने इन धर्मों का उदय किया और ये जातिगत व्यवस्था ख़त्म करने के लिए ही इन धर्मों का जन्म हुआ और इन दोनों धर्मों ने ही इक्वलिटी पर पूरा जोर दिया। अब देखा जाए तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म, अब देखिए जैन धर्म की बात करें तो इनके उदय का एक मेन कारण ये भी था कि अगर ये वैदिक धर्म की बात करें तो उसमें आर्यों में जो ब्राह्मण होते थे वो प्रीस्ट वो सबसे टॉप पर होते थे, उसके अलावा जो क्षत्रिय थे उनकी भी एक अच्छी भूमिका थी, लेकिन इरिगेशन के लिए अच्छी ज़मीन और साथ ही साथ आयरन की वजह से अच्छे औजारों के चलते जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा मगध के आसपास। तो ट्रेड के बढ़ने के साथ जो ये वैश्यास थे, वैश्यास के पास थोड़ा पैसा आया, इनकी जो स्थिति है ये सुधरी, तो इन्होंने भी खुद को एक नोबल क्लास में जाने के लिए नए नए धर्मों का चलन ढूंढा जिसमें कि जैन धर्म आया। अब जो वैश्यास थे ये कॉमन मैन्स थे, तो इन्हें भी अब थोड़ा सा, जब आदमी के पास थोड़ा पैसा आता है, ये नॉर्मल भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा अपनी सुपीरियरिटी दिखानी होती है, तो इनको वो सुपीरियरिटी ये वैदिक धर्म में नहीं मिल पा रही थी, तो ये जैन धर्म की तरफ प्रभावित हुए, ये भी एक रीज़न था। अभी आगे देखते हैं। अब जैन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हाथी गुफा, बाघ गुफा, इस तरह की गुफाएं हैं जो कि जैन आर्किटेक्चर का लाइव एग्जांपल हैं। उसके अलावा दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ये माउंट आबू राजस्थान में है। उसके अलावा विमल वाशी टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, ये सब जो हैं ये जैन टेम्पल के, ये जैन आर्किटेक्चर का एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा गिरनार टेम्पल, पालीटाना टेम्पल, ये गोमतेश्वर बाहुबली का टेम्पल, ये इनका जो स्टैचू है ये सब जो हैं ये जैन आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं। और ये जो स्टैचू है ये श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है। ये श्रावण बेलगोला कर्नाटक वही जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लास्ट टाइम बिताया था। जैसा हमने अपने मौर्य डायनेस्टी के चैप्टर में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट टाइम पे जैन मॉन्क के साथ श्रावण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, ये वही जगह है। आगे देखते हैं। अब जैनिज़्म में सेक्ट्स की बात करें तो अब ये सेक्ट कैसे चेंज हुए, देखिए हुआ ये था कि 298 बीसी का टाइम था। तो 298 बीसी में मगध में जो था एक सीरियस फैमाइन आ गया, यानी कि एक अकाल पड़ गया था मगध में। तो क्या हुआ, कई सारे जो जैन मॉन्क्स थे वो क्या हुए, वो साउथ की तरफ बढ़े, तो ये डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ गए। तो डेक्कन की तरफ कौन गया, ये वही जगह है श्रावण बेलगोला कर्नाटक की तरफ लोग गए। चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे उसी टाइम पर श्रावण बेलगोला की साइड पे। तो ये साउथ में जब गए तो इनके जो मेन मॉन्क जो जा रहे थे भद्रबाहु जा रहे थे, भद्रबाहु ये साउथ में गए, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो ये लोग साउथ में चले गए और जो नॉर्थ में मगध में थे उस वक्त पे स्थूलभद्र थे। तो ये जो स्थूलभद्र थे ये उस वक्त स्थूलभद्र जो थे ये मगध में थे उस वक्त। तो भद्रबाहु जब 12 साल बाद अपने अनुयायियों के साथ वापस मौर्य ये मगध लौटे तो इन्होंने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग, भद्रबाहु के अकॉर्डिंग कपड़े ना पहनना मैंडेटरी है जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस वक्त स्थूलभद्र के अंडर जो जैन मॉन्क्स ये मगध में रह रहे थे तो वो लोग तब तक
वाइट कलर के कपड़े पहनने लगे थे। तो स्थूलभद्र के अकॉर्डिंग जो लोग गए वो क्या कहलाए, वो श्वेतांबर कहलाए, इन्होंने वाइट कपड़े पहने। और जो भद्रबाहु के अनुयायी रहे वो दिगंबर्स कहलाए, इन्होंने प्रैक्टिस किया न्यूडिटी को। तो इस तरह से जो जैन धर्म था ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। आगे देखते हैं जैन काउंसिल्स की बात अगर करें तो जैन काउंसिल पहली काउंसिल हुई थी 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में, जो प्रेसाइड की गई स्थूलभद्र के द्वारा। कंपाइल्ड हुए इसमें 12 अंग। और सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये 5th और 6th सेंचुरी एडी में या सीई में हुई थी वल्लभी में, जिसमें फाइनल कंपाइलेशन हुआ जैन टेक्स्ट का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल्स हुई थी। आगे देखते हैं। अब स्प्रेड की बात करें तो जो जैन धर्म था ये कई सारे रूलर जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सपोर्ट किया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने लेटर टाइम में एक जैन मॉन्क बन गए थे श्रवण बेलगोला में, जिसकी अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले। और ये जो धर्म है ये मेनली वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में स्प्रेड हुआ। वेस्टर्न मीन्स इधर ये गुजरात की साइड पर, और सदर्न इंडिया यानी कि ये कर्नाटका की साइड पर ये धर्म जो है वो स्प्रेड हुआ। और धीरे धीरे काफ़ी पार्ट इंडिया में ये स्प्रेड हो चुका है। लेकिन बुद्धिज़्म की तरीके ये ग्लोबल रिलीजन नहीं बन पाया। ये जो जैन धर्म है ये इंडिया में ही सिमट करके रह गया। आगे देखते हैं। अब कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये धर्म जो है ये अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। आपने देखा होगा ये जो जैन मॉन्क्स जितने होते हैं ये कपड़ा सा लगा करके रखते हैं अपने माउथ और नोज़ के आसपास। इनको मतलब इनका ये थोड़ा सा बिलीफ होता है जो मैंने सुना है कि ये मतलब अपनी ब्रेथ से भी किसी सूक्ष्म जीवाणु का मतलब बुरा नहीं करना चाहते, नहीं चाहते हैं कि इनकी ब्रेथ से भी कोई जीवाणु या फिर कोई ऐसा जीव मारा जाए। तो इस लेवल पर इनका अहिंसा का रहता है। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस उन्होंने अहिंसा पर दिया, और इसका इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर और पॉलिटिक्स पे भी बहुत ज़्यादा हुआ। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पर भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अब इनकी जो सैक्रेड लिटरेचर्स थे वो मेनली किस लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज में थे। अब प्राकृत में भी बात करें तो मेनली प्राकृत का भी एक पार्ट कह सकते हैं, वो अर्धमगधी प्राकृत थी। इसे अर्धमगधी प्राकृत कहते हैं, अर्धमगधी प्राकृत। तो इस तरह से था, क्योंकि ये थोड़ा सा मगध के आसपास ही डेवलप हुआ, तो ये अर्धमगधी प्राकृत में इनके कई सारे सैक्रेड लिटरेचर्स हैं, जैसे 12 अंग, 12 उपंग्स और 10 परिकनास, 6 सूत्रास, और ये 4 मूल सूत्रास, 2 सूत्र ग्रंथास, ये जो हैं ये सारे मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में ही हैं। अब फेमस टेम्पल की बात करें तो जैसे अभी हमने पीछे देखा था दिलवाड़ा का टेम्पल माउंट आबू, और श्रावण बेलगोला में भी इनके आर्किटेक्चर हैं। तो इस तरह से जैनिज़्म का कंट्रीब्यूशन रहा। कंक्लूजन की बात करें तो जैनिज़्म जो है इसने शेप किया इंडियन फिलॉसफी और एथिक्स को। इनकी जो टीचिंग्स थी वो नॉन वायलेंस थी, ट्रुथ थी और सिंप्लिसिटी थी, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैनिज़्म के रिलेटेड। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी ऐसे ही प्रिपरेशन कराते रहेंगे, आपको और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो लेक्चर्स आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।